नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसे कि इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है, बहुत तेजी से पारा ऊपर जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आपको कहां आराम है। आपको तो खेतों में अपनी फसलों का ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ आप अपना भी जरूर इस मौसम में ध्यान रखिएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जायद की फसलों का यह मौसम चल रहा है, कई प्रकार की अहम सब्जियों का उत्पादन इस वक्त किसान भाई ले रहे हैं। तो मूंग और उड़द जैसी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनका भी उत्पादन किसान भाई जायद के इस मौसम में लेते हैं। इनको रोगों से बचाने में कई बार बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो रोगों से इन फसलों का कैसे बचाव करना है, खासतौर पर सब्जियों का, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप तक अहम जानकारियां पहुंचाएंगे और साथ ही साथ मिलवाएंगे एक सफल किसान से भी। तो हम सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK अरसिया जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और खंडवा कृषि महाविद्यालय में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक और दूसरे खास मेहमान हैं सफल किसान लखनलाल पाठक जी। आप विदिशा के शमशाबाद से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपको जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि जड़ी बूटियों के क्षेत्र में कैसे युवा आगे अपना करियर बना सकते हैं। इन दोनों से हम चर्चा करें, लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर साहब से जायद की फसलों को लेकर के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि जायद की जो फसलें होती हैं, उनमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, सब्जियों में भी और अनाज में भी होती है? जायद के मौसम की जो प्रमुख फसलें हैं, उनमें मुख्य रूप से मूंग उड़द है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा भिंडी है, और सब्जियों में बेलों वाली जो फसलें हैं उनमें आपकी जो है कद्दू, करेला और लौकी, इस तरह की जो फसलें हैं ये ली जाती हैं जी। अगर मूंग और उड़द की बात करें, ये उत्पादन देने वाली प्रमुख फसलें, तो इन फसलों में कौन कौन से रोग लग सकते हैं जिनका किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है? मूंग उड़द की जो फसल है उसमें सामान्यतः 4 तरह के इसमें रोग लगते हैं। एक तो पत्ती धब्बा रोग लगता है, दूसरा इसमें जो है जड़ से संबंधित रोग है, जो हम इसको चारकोल रॉट कहते हैं, और इसके बाद इसमें वायरस जनित रोग होता है। अच्छा जी। और तीसरा जो है इसमें आपको जो है चूर्णिल आसिता रोग इसमें लगता है। तो ये 4 तरह के रोग जो है बहुतायत में और मुख्य रूप से इस फसलों में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, कितने दिन पर, यानी बोनी के समय से लेके कितने दिनों में इन रोगों का प्रकोप हो सकता है, और किसान अगर बोनी कर रहे हैं तो उस समय क्या सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, चूँकि जो भी रोग हैं ये अलग अलग तरह के रोग हैं, तो इन रोगों का आना जो है वो भी अलग अलग समय अनुसार होता है। जैसे कि चारकोल रॉट की हम बात करें तो ये फसल जब लगती है उसके तुरंत बाद ये दिखने लगता है। जैसे कि 1 महीने के बाद ये जो है जैसे फसल लगती है, उसके 1 महीने के बाद ये फसल लगने के 1 महीने बाद ये हमको दिखाई पड़ने लगता है और पौधे छोटे रह जाते हैं इसमें। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे रोग की बात करते हैं, चूर्णिल आसिता या जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं किसान भाई, तो जब इसमें फली लगने की अवस्था आती है तो उस समय ये रोग ज़्यादा देखने में मिलता है। और इसके अलावा जो है पत्ती धब्बा रोग जो है ये बढ़वार अवस्था में ये हमको दिखाई पड़ता है। तो और इसके अलावा मोजेक रोग होता है, येलो मोजेक रोग है, ये हर अवस्था में हमको दिखाई पड़ सकता है, चाहे बढ़वार की अवस्था में हो, फली लगने की अवस्था में हो, या जो है फसल के पकने के पूर्व की अवस्था में हो। तो इस तरह से ये दिखाई 2 और प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं, मक्का और बाजरा। इनमें आमतौर पर किस तरह की व्याधियां आती हैं? मक्का और जो बाजरा फसल है इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं तो इसमें एक तो पत्ती धब्बा रोग आता है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग आता है। ये 2 प्रमुख रोग हैं। इसके अलावा जो है
तना सड़न और जड़ सड़न का रोग इन दोनों फसलों में मुख्य रूप से ये आता है। चलिए, तो रोगों के पहचान और लक्षण की बात हमने कर ली, लेकिन हम इनका उपचार कैसे होगा ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम अपने जो एक और दूसरे मेहमान हैं लखनलाल पाठक जी, उनका फिर से स्वागत करते हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लखनलाल जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आप सफल किसानी के साथ साथ जो है जड़ी बूटियों की खेती में भी हाथ आजमाने लगे, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर वैसे तो बीएससी पढ़ाई पूरी होने के बाद में अच्छा। खेती ही करने लगे, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी काम था, पिताजी खेती करते थे, हम भी करने लगे और नौकरी में कोई रुचि भी नहीं थी। खेती में हमेशा नवाचार करते रहे और कभी लाभ भी हुए, कभी नुकसान हुए, ये होता रहता है। और टर्निंग पॉइंट आया जब हमने अश्वगंधा के एक किसान, सफल किसान के साथ हमारी भेंट हुई। नीमच के किसान थे, तो ये बात है 2013-14 की। तो तब से फिर हमने जड़ी बूटियों की खेती चालू की, और जब से जड़ी बूटियों की खेती चालू की तो फिर उसका जो एक अलग ही ऑरा होता है। जड़ी बूटियां आपके खेत में होती हैं, तो उनका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर भी होता है, और उनका उपयोग भी हमने भी करना चालू किया और लोगों को भी उपयोग कराया। तो एक जो मंडी में बेचने का लाभ होता है वो एक अलग लाभ था, और दूसरा हमने उपयोग और लोगों को करवाए, वो एक अलग उसका लाभ मिला। तो उसकी हम प्रसंस्करण पर भी हम गए। तो जड़ी बूटियों को उगाना एक विषय हो गया, बेचना दूसरा। तो अब उससे इतना लाभ हमें नहीं मिल रहा था, या जो हम चाहते हैं, जैसे उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है किसान का लाभ दोगुना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये प्रसंस्करण पर अगर हम जाएं, यानी हम कोई भी औषधि बाजार से, जैसे अश्वगंधा ही आप ले लीजिए, मंडी में बेचने जाएंगे तो उसके रेट कुछ और मिलेंगे, और उसी पाउडर को आप स्वास्थ्य के लिए आप खरीदने जाएंगे या कोई वैद्य या डॉक्टर आपको लिखेंगे, कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी प्रसंस्करण करके हमारी जो उपजाई हुई औषधियां हैं उनकी मार्केटिंग करें, तो हम और ज्यादा लाभ भी कमा पाएंगे, और एक बेहतर कुछ विकल्प आने वाली पीढ़ियों को भी हम दे पाएंगे कंपनी के रूप में, एक यूनिट के रूप में। तो हमने प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की, और कई लोगों को हम अपने संस्थान में उपचार भी देते हैं, और ये परंपरा चालू कर ली है। जी 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 सर। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जायद फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में, और हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं। तो हम चर्चा करें डॉक्टर एस के अरसिया जी से कि जायद में फसलों को रोगों के प्रकोप से कैसे बचाएं, और हमारे साथ लखनलाल पाठक जी, इनसे हम जान रहे हैं कि औषधीय पौधों की खेती में युवा कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, परंपरागत खेती में तो ये होता है कि वर्ष भर कुछ ना कुछ हम फसलें लेते रहते हैं, चाहे अनाज हो चाहे सब्जियां हो कुछ, लेकिन जड़ी बूटियों की अगर कोई खेती कर रहा है तो क्या वर्ष भर इसका उत्पादन मिल जाता है? हाँ सर, बिल्कुल। जड़ी बूटियां कुछ तो पेरेनियल क्रॉप होती हैं, जो 1 साल से लेकर, और जिनकी एज 3 साल 5 साल, कई ऐसी क्रॉप हैं। जैसे आप सर्पगंधा को ले लीजिए, सर्पगंधा की एज लगभग 18 महीने है। अच्छा। उसके पहले आप उखाड़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट है वो नहीं बन पाते, तो इस 18 महीना कम से कम, और उससे अधिक से अधिक आप 4-5 साल या उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं। जितने देर आप खेत में रखेंगे उसके औषधीय गुण भी बढ़ेंगे, और उसकी जो जड़ है वो भी फैलती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, यानी आपको मात्रा भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे ही चित्रक है, चित्रक भी लगभग 3 साल की क्रॉप है, और जितनी खेत में रहेगी आपको उत्पादन भी बड़ा कर देगी, और उसके जो गुण हैं वो भी मिलेंगे। तो इस तरह की कई क्रॉप हैं। बाकी बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनकी भी 10 साल 20 साल एज होती है, और उनसे जो मिलने वाले जो उत्पाद हैं वो बड़े कीमती हैं, और कई पौधे जो दुर्लभ हो गए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उनका संरक्षण भी कर पाएं, बचा पाएं, और एक बेहतर विकल्प कहें, या हमारी जो सनातन पुरातन जो चिकित्सा पद्धति है उसको हम अपने हैंड पर, वैसे तो सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और कई संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में इस तरह का कोई एक उपक्रम नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना हम आगे बढ़ के एक आयुर्वेद के लिए कुछ बेहतर कर पाएं, और ताकि
हम भी आगे बढ़ें, जी। पीढ़ियों को भी कुछ प्रेरणा मिले। बिल्कुल, बहुत और अच्छी युवाओं सोच है को भी। आपकी पाठक जी, क्योंकि देखिए आज के समय में जब लोग नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं, खेती किसानी छोड़ रहे हैं, ऐसे में लखनलाल पाठक जी हैं जो उच्च शिक्षित होने के बावजूद आप देखिए जड़ी बूटियों की न केवल खेती कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, क्योंकि उससे वो अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि आयुर्वेद को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जो पुरातन और संस्कृति जो रही है वो आयुर्वेद से जुड़ी रही है। आयुष मंत्रालय भी है इसीलिए कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले और लखनलाल पाठक जी भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम थोड़ा सा और जानेंगे आपके बारे में इससे, लेकिन हम डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, भिंडी है, कद्दू का आपने जिक्र किया, करेला, इनमें आमतौर पर डॉक्टर साहब कब किस प्रकार से रोग जो है अटैक कर सकते हैं? देखिए जो जैसे कद्दू वर्गीय फसलें हैं तो इनमें जो मुख्य रूप से जो रोग आता है जैसे विल्ट आता है, तो ये प्रारंभिक अवस्था में दिखता है जब जो है फसलें जो है 1 महीने की है तो उस समय ये रोग दिखने लगता है, और फूल वाली अवस्था में जब ये फसलें आती हैं अच्छा। तो उस समय ये इस रोग का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से मुख्य रूप से जो चूर्णिल आसिता रोग जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, और ये रोग जो है जब थोड़ा मौसम में थोड़ा ठंडक होती है या बादल छाए रहते हैं, इस दौरान जो है चूर्णिल आसिता रोग इसमें आता है सब्जियों में। और इसके साथ साथ जो है डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है ये भी उसी समय आता है, और लेकिन जो पहले आता है वो चूर्णिल आसिता रोग आता है, और उसके बाद जो है थोड़ी सी फसल जो है 2 महीने 2.5 महीने की हो जाती है, 2 महीने की हो जाती है, तो इस दौरान जो है ये डाउनी मिल्ड्यू रोग आता है। जी, उपचार की बात करते हैं अब अपन कि उपचार कैसे किसान भाइयों को कब करना है, क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी वो दवाइयाँ होती जिनका उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, दवाओं का जहाँ तक सवाल है तो दवाओं का हम उपयोग बीमारी के अनुसार हमको करना पड़ता है कि किस तरह की बीमारी है और ये कब जो है ये बीमारी का आगमन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं मुख्य रूप से जो अगर विल्ट रोग आता है तो हमको किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके किसी खेत में जो है विल्ट रोग पिछले कुछ वर्षों से आ रहा है तो हम इसमें फसल चक्र हमको अपनाना चाहिए, जिससे कि इस रोग की उग्रता आने वाले समय में कम हो सके। और जब हम फसलों को लगाते हैं तो हम उसको बीज उपचार हमको उसको करना चाहिए। तो बीज उपचार में अगर हम कुछ रासायनिक पद्धतियों को हम लेते हैं उसमें अगर, तो उसमें जो है कार्बनडाजिम 5 ग्राम प्रति केजी बीज के अनुसार हमको उसको उपचारित करना चाहिए। और अगर हम इसको जो है जैविक विधि से हम इसको उपचार करना चाहें तो इसमें हम ट्राइकोडर्मा विरिडी फंगस है, ये इसका जो कल्चर है उसका 5 ग्राम कल्चर जो है प्रति किलो बीज के अनुसार जो है हम इसको उपचारित करते हैं। और जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है इसको हम किस समय हम खेतों में भी इसको हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, और या फिर जो रेत है, रेत के साथ इसको मिक्सचर बना के या मिट्टी के साथ मिक्सचर बना करके भी हम इसको खेतों में स्प्रेड कर सकते हैं। और इसको हमको विशेष ध्यान ये देना चाहिए क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन चूंकि इसकी बढ़वार से ही, इसकी संख्या मृदा में बढ़ने से ही जो रोग जनकों की संख्या कम होती है और वो ही इनके रोग जनकों की संख्या को जो है ये कम करते हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि जब मृदा में नमी हो उसी समय हम इस कल्चर को हम अप्लाई करें, उस कल्चर को हम मृदा में दें, तभी वो जो है जो फायदा पहुंचाएगा। चलिए किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जायद फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में और हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं। तो हम चर्चा करें डॉक्टर एसके अरसिया जी से कि जायद में फसलों को रोगों के प्रकोप से कैसे बचाएं, और हमारे साथ लखनलाल पाठक जी, इनसे हम जान रहे हैं कि औषधीय पौधों की खेती में युवा कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। हम टमाटर की बात भी कर लेते हैं। टमाटर इस मौसम में बहुत याद में जो है उत्पादन भी हो रहा है, आगे भी होगा, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हो सकते हैं? जी हाँ जी, टमाटर में जो है आप मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो टमाटर में दो मुख्य रूप से रोग आते हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। तो ये दो तरह के रोग हैं। अर्ली ब्लाइट मुख्य रूप से जो है रोग है, ये फसल की जो है जस्ट जब फ्लावरिंग आती है उसके जस्ट पहले ये जो है दिखाई पड़ता है, और ये पत्तियों में धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। पत्तियों में पहले गोल हल्के जो है धब्बे बनते हैं, और बाद में ये फिर एक जैसे टारगेट बोर्ड होता है उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाते हैं, और बाद में ये धब्बा जो है भूरे रंग का हो जाता है, और पूरी पत्तियां जो है फिर भूरी दिखने लगती हैं। जब छोटे छोटे धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो पूरी पत्ती जो है भूरे कलर की दिखने लगती, ब्राउन कलर की दिखने लगती है। और इससे जो है क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इससे बाधित होती है, तो वो इसमें फल लगने की ये जो है वो संख्या कम हो जाती है, और जो है उत्पादन कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो है लेट ब्लाइट जो रोग है, ये आपका जो फल लगता है इसके तुरंत बाद ये मुख्यतः देखा जाता है, लेकिन ये पहले भी दिख सकता है। ठीक है जी हाँ, इसमें जो है ये उपचार कैसे करें डॉक्टर साहब? हाँ जी, आप जो ये पत्ती धब्बा रोग है, इसमें जो अगर अर्ली ब्लाइट रोग है ये आता है, तो इसमें हम जो है मैनकोजेब, ठीक है, जो दवा है उसका 0.2% का घोल बना करके हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लखनलाल जी, एक हम चलते चलते चाहेंगे कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितना बड़ा मार्केट है औषधि पौधों की खेती का, वो कितना जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य क्या है इस सेक्टर में? सर, औषधि खेती का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से मतलब इस एरा की बात मैं कर रहा हूं, आज हमको पता चलने लगा है कि एलोपैथी दवाइयों के कितने साइड इफेक्ट होने लगे हैं। रोग या तो ठीक नहीं होते, या होते हैं तो फिर वो कहीं और दूसरी बीमारियों को जन्म देती हैं। इसलिए आयुर्वेद एक ऐसा विकल्प है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, सही तरीके से उसका सेवन किया जाए तो जो एलिट वर्ग है, जो पढ़े लिखा जो समाज है, वो आयुर्वेद की तरफ उनका झुकाव हुआ है। तो आयुर्वेद का जो झुकाव है, आयुर्वेद की तरफ जो झुकाव है लोगों का, वो बढ़ा है। तो आयुर्वेद पे विश्वास बढ़ने की वजह से इसकी खेती भी बढ़ रही है, लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा जैसे हमारी सरकार ने भी आयुष मंत्रालय का गठन किया है, जो कि पहले एक दूसरा विभाग के अंतर्गत काम करता था। तो अपने आप में एक ऊपर से यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। लोग जितना, और ऐसे किसानों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे श्री अन्न का उत्पादन है या औषधीय खेती के पौधों का जो उत्पादन है, उसमें कई तरह के लाभ किसानों को इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो इस दिशा में आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद आपका लखनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसके अरसिया जी, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो किसान भाइयों, आज हमने चर्चा की कि जायद की फसलों में कैसे रोगों का प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और लखनलाल जी ने बताया कि औषधीय पौधों की खेती में भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं, उसको रोजगार और करियर के रूप में या स्वरोजगार के रूप में इसे अपना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों की जानकारियां आपको बहुत काम आएंगी। और किसान भाइयों, चलिए अब वक्त हो चला है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 स्वीकृत, प्रदेश में बड़ा सिंचाई का रकबा, गेहूं खरीदी, जायद मक्का की उत्पादन तकनीक और कद्दू की फसल में फल मक्खी।
और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति रुपए 2025 की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौशालाओं को 20 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिवस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरंतरता वर्ष 2024-2025 तथा 2025-2026 रखते हुए योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर पर किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर जल प्रबंधन, जल संरक्षण एवं विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2,932 करोड़ 30 लाख रुपए, सेंच क्षेत्र 60,000 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना में मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 3,104 करोड़ 60 लाख रुपए है तथा इससे मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी एवं 147 ग्रामों के लगभग 35,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना अंतर्गत शिवना नदी के बैराज का निर्माण कर वर्षा ऋतु में पंपिंग के माध्यम से जल उद्घन कर ग्राम पीथाखेड़ी जागीर में बैलेंसिंग रिजर्वायर में जल का संग्रहण कर 44,500 हेक्टेयर क्षेत्र में और गांधी सागर बांध में जल उद्वहन कर काका साहेब गाडगिल में जल प्रभावित करते हुए 15,500 हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रकार कुल 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। परियोजना में 133.22 हेक्टेयर निजी भूमि, 42.50 हेक्टेयर वन एवं 630.28 हेक्टेयर शासकीय भूमि प्रभावित होगी। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि परियोजना के तहत बैराज, इंटेक वेल, पंप हाउस, राजिंग मैन, पाइप नेटवर्क, वितरण प्रणाली एवं स्काडा कार्य प्रस्तावित हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 2,47,377 किसानों से 21,36,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। प्रदेश में अभी तक जिला उज्जैन में 3,22,237, सीहोर में 3,46,973, देवास में 1,50,514, शाजापुर में 1,63,112, इंदौर में 1,15,427, भोपाल में 1,59,745, राजगढ़ में 1,27,499, मंदसौर 75,992, आगर मालवा में 73,077, धार में 50,443, विदिशा में 1,42,240, हरदा में 50,110, खंडवा में 26,392, रतलाम में 36,831, नीमच में 12,869, नर्मदापुरम में 35,561, झाबुआ में 9,003,
रायसेन में 88,802, बैतूल में 7,032, दमोह में 17,075, खरगोन में 988, गुना में 5,388, सागर में 31,711, नरसिंहपुर में 10,560, छिंदवाड़ा में 2,553, अशोकनगर में 3,129, सिवनी में 24,973, सतना में 6,382, शिवपुरी में 1,829, मंडला में 1,109, छतरपुर 998, दतिया में 1,244, अलीराजपुर में 70, श्योपुर में 940, ग्वालियर में 556, पन्ना में 437, भिंड में 351 और रीवा में 153 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। मक्का एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। धान एवं गेहूं के पश्चात तीसरी प्रमुख अनाज वाली फसल मक्का उत्तम जल निकास एवं पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। 6.5 से 7.5 पीएच मान एवं पोषक तत्वों से भरपूर काली एवं दोमट काली मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ होती है। जलमग्नता की स्थिति निर्मित होने वाले खेत मक्का के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा, नमी युक्त उच्च तापमान मक्का की वृद्धि एवं उत्पादन में सहायक होते हैं। गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के पश्चात सूर्य ताप से भूमि को उपचारित होने दें। मानसून आने पर कल्टीवेटर या डिस्क हैरो या देशी बखर की सहायता से 2 से 3 बार जुताई कर खेत को भुरभुरा समतल कर लें। खेत की तैयारी के दौरान अंतिम बखर के पूर्व रासायनिक उर्वरक की वांछित मात्राएं भूमि में मिला दें। मक्का की उन्नत जातियों में डेक्कन गंगा 5, गंगा सफ़ेद 2, जवाहर मक्का 216, जवाहर मक्का 12, किसान विक्रम, सोना, विजय, अंबर, जवाहर मक्का 13, HQPM 1, HQPM 2 मुख्य हैं। फल मक्खी कद्दू लौकी में छोटे फल को खुरचकर उसमें अंडे देती है और अंडों से मैगेट यानी कि छोटी छोटी इल्लियां निकलती हैं, जिसके कारण फल सड़ जाते हैं। ये मक्खी देखने में सुनहरे रंग की और घरेलू मक्खी से छोटी होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए ग्रसित फलारे को तोड़कर बाहर करें और इकट्ठा कर गहरे गड्ढे में दबा दें। और अगर खेत में मक्खियाँ अधिक दिखाई दें तो 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोलकर और 50 मिलीलीटर कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरीफास या मेलाथियान मिलाकर मिट्टी के बर्तन में खेत में जगह जगह रख दें। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, तो आज के अंक में हमने जाना कि जायद के फसलों में रोगों का प्रबंधन कैसे किया जाए और साथ ही औषधीय पौधों की खेती में भी आप अपना रोजगार के रूप में इसे अपना सकते हैं, करियर इसमें बना सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।